हिंदी साहित्य में जब भी व्यंग विधा की बात होगी, स्तंभ की बात होगी, ऐसे लेखन की बात होगी जिन्होंने अपनी तीक्ष्णता से अपने समय और अपने कालखंड के को न केवल प्रभावित किया बल्कि आज वर्तमान दौर में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन परसाई की कोई बात न हो रही हो। आज का युवा हरिशंकर परसाई से वैसे ही जुड़ा है जैसे वह प्रेमचंद से जुड़ा है। 365 दिनों में 300 दिन नई पीढ़ी परसाई की किसी न किसी उक्ति को, उनकी किसी कथन को जरूर रखती है। इस पुस्तक में परसाई के 15 साक्षात्कार शामिल हैं जिनके भीतर न केवल साहित्य, सियासत, पुरस्कार, राजनीति, समाज, राष्ट्र, जीवन संघर्ष, उनका अपना जीवन, व्यंग की महत्ता, व्यंग का स्रोत, बल्कि हिंदी साहित्य से जुड़े मसलों के साथ साथ पूरी दुनिया में जो मार्क्सवाद है और मार्क्सवाद से जुड़े हुए जो विचार और चिंतन है, उन सब की एक वानगी दिखती है। इन साक्षात्कारों को पढ़ने पर यह पता चलता है कि दरअसल हमारे समय का यह अद्भुत जीवट वाला व्यंगकार किस रूप में क्या कुछ सोच रहा था और कितना निर्भय और निडर था। परसाई ने अपनी लेखनी को तलवार से भी अधिक मारक कैसे बनाया, यह पुस्तक बताती है। मैं परसाई जी के जीवन की कुछ घटनाओं को बताने से पहले जो इस पुस्तक में दर्ज है, संपादक के तौर पर विष्णु नागर ने अत्यंत ही श्रम किया है और यह एक संयोग की बात है कि नागर जी का एक दिन फ़ोन मेरे पास भी आया था और उन्होंने कहा था आपने परसाई जी का साक्षात्कार किया है, मुझे वह चाहिए, मैं किसी पुस्तक में रखना चाहता हूँ। मैंने बताया उनको कि यह मेरी किसी नाम राशि के व्यक्ति ने किया होगा, मुझे वह सौभाग्य नहीं मिला जिससे मैं परसाई जी का साक्षात्कार कर सकूँ। वह साक्षात्कार भी इसमें दर्ज है, मैं उन साक्षात्कारों का जिक्र करूंगा। एक भूमिका लिखी है अच्छी सी और उस भूमिका से कुछ अंश मैं सुनाऊंगा, कुछ किस्से परसाई जी के जीवन में झांकने में मदद कर सकते हैं। जो साक्षात्कार इसके अंदर शामिल हैं उनमें ज्ञान रंजन द्वारा लिया हुआ साक्षात्कार जिसका शीर्षक है व्यंग को नकारात्मक नहीं मानना चाहिए, प्रेम जन्मेजय, हरिमोहन शर्मा, श्याम कश्यप और मोहन श्रीवास्तव द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार जिसका शीर्षक है हमने अपने पिता का नंगापन नहीं देखा। अजय तिवारी का जो साक्षात्कार है वह व्यंग, परंपरागत जीवन मूल्यों के लिए एक चुनौती। यशवंत व्यास का लिया हुआ साक्षात्कार जो है वह देश के बुद्धिजीवी शेर हैं मगर सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं, इस शीर्षक से इसमें शामिल है। प्रभाकर चौबे का साक्षात्कार मेरी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। सुरेश पांडे का व्यंग लेखक सिनिक हो ही नहीं सकता। मनोहर नायक का व्यंग एक भावना है। महावीर अग्रवाल का मैं सुधार के लिए नहीं परिवर्तन के लिए लिखता हूँ। राम शंकर मिश्र का लेखक का ईश्वर तो अनुभव है। जगदीश किंजलक का प्रगतिशील आंदोलन से मुझे लाभ मिला। श्री राम अयंगर का जरूरी नहीं कि कोई मार्क्सवादी है तो अच्छा ही लिखे। जयप्रकाश पांडे का एक बड़े उपन्यास का नायक। सुरेश पांडे का विचारों के मामले में मुक्तिबोध काइयाँ थे। श्याम सुंदर शर्मा का मुक्तिबोध को मार्क्सवादी या गैर मार्क्सवादी कहना स्थूल और भौंडा प्रयास है। और आखिरी जो साक्षात्कार है वह श्याम सुंदर मिश्र का है, कोई लेखक और राजनीतिक नहीं हो सकता। ये 15 साक्षात्कार आपको बताते हैं कि हमारे समय के जो अप्रतिम व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं इस समय, इस साल में जगह जगह देश भर में उनके नाम पर गोष्ठियाँ, चर्चाएं, पत्र पत्रिकाओं में लेख, विशेषांक, सोशल मीडिया आदि पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन दरअसल परसाई ने किस रूप में अपने जीवन को गढ़ा था, इस पर भी यह पुस्तक दृष्टि डालती है।
लेखक का संपादक विष्णु नागर का कहना है, वो लंबी भूमिका में लिखते हैं कि दरअसल परसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कलम, जिनके शब्द हमेशा जीवंत रहते हैं और वे वर्ष के 300 दिन, 365 में से 300 दिन किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। विशेष तौर पर ऐसे समय में जब राजनीतिक वातावरण में सत्ता का जो भय है, जो लोग शासन कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सक्षम वर्ग है, वो एक तरह से भयभीत करके आम जन को रखा है। और सामान्यतः लोग जो है वह साहस के साथ लिखने से बच रहे हैं इस दौर में, तीखा बोलने से बच रहे हैं। ऐसे समय में उनको परसाई के जज्बे से कुछ समझने की, सीखने की ज़रूरत है। इस भूमिका में वह यह भी बोल रहे हैं कि दरअसल अखबारों की जो शैली है वो छापामार शैली है। वो कभी कभी परसाई के तेवर को अपनाते हैं लेकिन फिर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो साधारण जन है उसके लिए परसाई हर समय, हर लेख, हर स्तंभ में कुछ न कुछ कहते रहे। उनके व्यंग को अगर हम देखें तो पूरा कालखंड उसमें दिखता है। और नागर का यह भी कहना है कि परसाई से दरअसल उनकी मुलाकात जो हुई थी वो 11-12 साल की उम्र में ही हो गई थी, जब वो अखबार को पढ़ना शुरू किए थे और वहाँ परसाई के व्यंग से उन्होंने जानना शुरू किया। वो ये भी बताते हैं कि परसाई जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने लिखना शुरू किया था और उस कालखंड में नेहरू जी जिस तरह के व्यक्ति थे, उन्होंने कार्टूनिस्ट शंकर को कहा था कि तुम मुझे भी मत छोड़ना, अगर मैं भी गलती करूं तो मुझे भी बख्शना मत। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य हूं तो गलती कर सकता हूं, गलती मुझसे भी होती है। और यही वजह है कि शंकर ने 400 से अधिक ऐसे कार्टून बनाए जो व्यंग्यात्मक थे, जो सीधे सीधे नेहरू पर प्रहार कर रहे थे। नागर का कहना है कि यह वह समय था जिस समय परसाई जैसे लोग अपने को मांझ रहे थे, अपने को आगे बढ़ा रहे थे। और एक घटना, एक कहानी परसाई के जीवन की है जो बहुत अद्भुत सी है। हुआ यह था कि परसाई जी को एक बार उनके ऊपर उनकी विधवा बहन और उनके बच्चों का भी बोझ था, एक तरह से दायित्व था, बोझ नहीं कह सकते। और ये परसाई जी का खुद का चुना हुआ था। उनकी बहन ने कहा कि भाई बच्चे की तबीयत खराब है, 3 दिन की दवा मंगानी है और दवा जो है वह 10 रुपए की होगी, पर्याप्त धन नहीं है। परसाई जी ने 15-20 मिनट में जो है एक कागज़ पर जो है एक व्यंग लिखा और सोमदत्त ने इसका जिक्र किया है कि सोमदत्त को उन्होंने वह लेख पकड़ाया और कहा कि जो पहला अखबार का दफ्तर है, उन्होंने 2-3 अखबार के दफ्तरों का नाम दिया। जबलपुर में वो रहते थे, उन्होंने कहा ये उस दफ्तर में जाना और कहना कि परसाई जी ने दिया है, बदले में जो है 10 रुपए मांगे हैं और उस लेख से जो पैसा मिलेगा उससे तुम दवा खरीद कर ले आना। अगर वो ना दे तो दूसरे अखबार में चले जाना, वहाँ ये दे देना, वहाँ से 10 रुपए मांगना और ले लेना। सोमदत्त जी ने गए, लेख लेके गए और कुछ समय बाद वापस आए और दवा रख दी उनके हाथ पे परसाई जी के। परसाई जी ने पूछा कि भाई तुम दवा कैसे ले आए? तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैं जो है दुकान पर गया और 4 रुपए की जो ये दवा मिली है एक दिन की, वो मैं लेकर आ गया हूँ। उन्होंने कहा पैसे कहाँ से पाए? तो उन्होंने कहा कि मैंने दी। परसाई जी इस बात पर नाराज हो गए तो सोमदत्त ने जवाब दिया कि आप आलेख देकर जो पैसे मंगवा रहे हो, पैसा आलेख देकर लाना जरूरी था या दवा लाना जरूरी था? क्या आपका भांजा मेरा कुछ नहीं लगता? आखिर मैंने भी आपसे पढ़ा और सीखा है और जीजी के हाथ से रोज मैं भी 1 कप चाय पीता हूं, तो क्या मेरा इतना हक नहीं बनता? इस घटना का जिक्र नरेश सक्सेना ने किया है और उन्होंने बताया है कि दरअसल इसके बाद क्या हुआ कि परसाई जी कमरे में गए, अपना मुंह धोया, उन्होंने शायद रोए होंगे और लौटने के बाद उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा कि अब इस लेख को 15 रुपए में देना। दरअसल बचपन से जो अभाव का जीवन परसाई जी का था, उस अभाव ने भी उनके साहस को, उनकी कलम की लेखनी को, उनके तेवर को तोड़ा नहीं। ऐसी एक घटना परसाई जी के जीवन की और भी इस पुस्तक में है कि जब वो मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो स्कूल में फुटबॉल की चोरी हो गई। चोरी का आरोप जो है परसाई जी पर लग गया कि तुमने चोरी की। परसाई जी ने लाख जवाब दिया कि मैं गरीब आदमी हूं, मैंने सर चोरी नहीं की है। अध्यापक नहीं माना और परसाई जी पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया।
कुछ दिन बाद परीक्षा होने वाली थी। अध्यापक ने कहा कि अगर तुमने वह पैसे नहीं दिए तो तुमको परीक्षा नहीं देने दूंगा। परसाई जी अपने घर आए और बहुत रोए गए, अपने पिता से पैसे मांगे। पिता ने कहा कि नहीं, तुम निर्दोष हो तो जाके माफ़ी मांगो, जो भी करो, मैं पैसे नहीं दूंगा। अंततः जब पैसे नहीं मिले और अध्यापक इनकी विनती से नहीं पिघला तो परसाई जी को अपने घर पे धमकी देनी पड़ी पिता को कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा और फिर कभी नहीं लौटूंगा। तब आप जानिएगा कि आपके लिए आपका बच्चा मर गया। परसाई जी को शायद पूरे जीवन इस बात का आभास रहा। उसके बाद उनके पिता ने उनके पैसे दिए, परसाई जी ने पैसे जमा किए, 10, 12, 15 घंटे मेहनत करके वह परीक्षा पास की। लेकिन उनके जीवन में शायद उनको ये अंदर तक रह गया कि शायद मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं चोर माना गया। इसीलिए पूरे स्कूल में सबसे होशियार होने के बावजूद मेरी बेइज्जती हुई। और शायद आरंभिक संघर्ष जो है जिसने परसाई को परसाई बनाया, वह ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं ने उनको बनाया। जब वो रेलवे स्टेशन पर सो जाते थे किसी से, उनके जीवन में परसाई जी की लेखनी में दरअसल आम जन इसी रूप में आया है। जो कुछ भी घटनाएं उनके जीवन की घटी, उन्होंने उसको देखा और उससे सीखा और उसे अपनी कलम की ताकत बनाई। उनके कलम के निशाने पर शायद कोई भी बचा नहीं। 20 वर्ष की उम्र में वह जबलपुर आए थे और जबलपुर शहर के होकर रह गए। यह पुस्तक बहुत सारी चीज़ों को बताती है। मैं इस साक्षात्कार में, जैसे वो कहते हैं कि कहानी केवल बुद्धि विलास की सामग्री नहीं है, उसमें समाज की पीड़ा और चिंता रहती है। इस देश और समाज की स्थितियां मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं कहानी लिखूं। इसीलिए मैं व्यंग के माध्यम से अपने समय और समाज के लोगों की दास्तान दर्ज करता हूं। अगर प्रतिबद्धता की बात करें तो इस पुस्तक में उन्होंने एक जगह कहा है कि प्रतिबद्धता जो है बहुत विवाद का विषय रहा है, लेकिन यह शब्द पिट गया है। प्रतिबद्धता का अर्थ केवल वामपंथी प्रतिबद्धता से निकाला जाता है, लेकिन यह गलत है। समाज द्वंद्वात्मक है और इसमें सही और गलत का, न्याय और अन्याय का, दुखी और दुख देने वाले का द्वंद्व जो है वह निरंतर चलता रहता है। इसलिए मूल प्रतिबद्धता तो मनुष्य के जीवन के प्रति होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे समय के सबसे महान व्यंग्यकार का क्या दृष्टिकोण था, क्या अध्ययन था, क्या दृष्टि थी, और उन्होंने अपनी लेखनी से क्या कुछ सृजित किया, क्या कुछ रचा। आज बुक कैफे परसाई जी की उस लेखनी को, उनकी स्मृति को नमन करता है। और मैं, अगर आप हरिशंकर परसाई को समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर खरीद कर पढ़ें। इस बात की संस्तुति करता हूँ। बेहद अद्भुत पुस्तक है। ये 15 साक्षात्कार दरअसल वह दृष्टि देते हैं जिससे हम हरिशंकर परसाई को समझ सकें। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 295 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 160। संपादक विश्वनागर हैं, जाने माने पत्रकार संपादक रहे हैं, और वह संपादकीय कौशल इस पुस्तक में दिखाई देता है। उम्मीद है साहित्य तक का बुक कैफे का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। देखते रहें साहित्य तक, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।